हाँ जी, क्लास स्टार्ट हो गई है। आप अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। चलिए फास्टली फटाफट। चलो जी, हाँ जी, हमारे सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टर्म आई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सबसे पहली बात इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है, ये क्या है? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? ठीक है, दो तरह के होते हैं, थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसको देने वाले अंकल का नाम है हमारे पास 1733 में दिया था इसको अब्राहम डी मोविर ने। अब्राहम डी मोविर ने इसको दिया था। पहली बात कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, 1733 में अब्राहम डी मोविर ने दिया था। अगली बात, ये कंटिन्यूस वेरिएबल की स्टडी करता है, लाइक हाइट, वेट, ठीक है, एटसेट्रा। जितने भी कंटिन्यूस वेरिएबल हैं उनकी स्टडी करने के काम आता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस वेरिएबल की स्टडी करता है। 1733 में इसको दिया था किसने? अब्राहम डी मोविर ने। ठीक है, उसके बाद इसको रीडिस्कवर करने का काम किया था लैपलेस ने। किसने रीडिस्कवर करने का काम किया था? लैपलेस ने। ठीक है, लैपलेस और कार्ल गोस ने, इसी वजह से इसको रीडिस्कवर किया था लैपलेस एंड कार्ल गोस। ठीक है, इसी वजह से इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, पहला सवाल कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, किन वेरिएबल की स्टडी करता है? कंटिन्यूस वेरिएबल, हाइट, वेट, लाइक। कब आया? 1733 में। किसने दिया? अब्राहम डी मीवोर ने, सॉरी, अब्राहम डी मोविर ने। ठीक है, रीडिस्कवर किसने किया? लैपलेस और कार्ल गोस ने। किस नाम से जाना जाता है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। यहां तक की बात हो गई। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, इसका फॉर्मूला ऊट पटांग सा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट 2 पाई की पावर में है, अब ये इंटू ई की पावर में है -1/2 इंटू में x माइनस एक्स बार बाय में एस डी की स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला ध्यान रख लेना। ठीक है, अब अपना मेन सवाल है प्रॉपर्टी। अब इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये परफेक्टली बेल शेप्ड होता है। ठीक है, अब बेल शेप्ड वाली बेल आपके दिमाग में बज गई होगी कि ये बेल शेप्ड नाम की क्या बला होती है। जब ये बिल्कुल परफेक्ट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? बेल शेप्ड कहते हैं। ठीक है, अगली बात, इसकी खास बात क्या ध्यान रखनी है? यूनिमॉडल होता है। अब आपको जी यूनिमॉडल क्या होता है? यहाँ पर यूनिमॉडल का मतलब है एक ही मॉडल, एक ही मोड होता है इसका। यहाँ पर मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। अगली खास बात, ये इक्वल टू ऑफ मीन मीडियन मोड आ गई। चौथी खास बात क्या है? एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। कभी ये एक्स एक्सिस के पास से तो गुजरता है परंतु नेवर टचेस टू एक्स एक्सिस। इस शब्द को नाम दिया गया एसिम्प्टोटिक, ASYMPTOTIC। ठीक है, अगली जो खास बात ध्यान रखनी है, इसकी रेंज। ठीक है, रेंज पूछता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अगला सवाल पूछता टोटल एरिया। भैया टोटल एरिया 0.5 ये हो गया, 0.5 ये हो गया, तो आप लोग कहते हो टोटल एरिया 1 होता है। ठीक है, अगली खास बात, इस पर मीन मैक्सिमम होता है, यहां पर मीन मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगली बात क्या है? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टोरटाइल। देखो ये Q3 माइनस m बराबर m माइनस Q1 इसकी प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी है QD बराबर 2/3 SD, ये आपने देखा हुआ है। फिर अगली प्रॉपर्टी आपको पता है MD बराबर 4/5 SD। ठीक है, अब यहां पे एक बात आपके दिमाग में जच गई होगी कि यार दोनों ही SD हैं। अगर मैं यहां पे देखो, मैंने लिखा QD बराबर 2/3 SD,
क्यू बराबर 2/3 एस डी है। अगर मैं यहाँ पे एस डी की वैल्यू निकालू तो 3/क्यू डी, 3/2 क्यू डी। ठीक है, फिर अपन ने दूसरा लिखा था एम डी लिखा था 4/5 एस डी। यहां पे एस डी की वैल्यू निकालो तो 5/4 क्यू डी, सॉरी एम डी। अब एक चीज देखो, ये भी एस डी की वैल्यू है, ये भी एस डी, तो बराबर रखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/2 क्यू डी बराबर है 5/4 एम डी। तो मेरे को यहां से अगर क्यू डी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, 5/4 इंटू 2/3, ठीक है, इनटू में एम डी, 2 से काटूंगा तो ये, तो क्या हो गया, क्यू डी बराबर हो सकता है 5/6 एम डी के, और एम डी बराबर हो सकता है 6/5 क्यू डी के। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहां से मोड़ आता है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, इसके कांस्टेंट होते हैं बच्चों, एक होता है मीन, ठीक है, जिसको आप लोग नॉर्मल मीन म्यू के नाम से भी जानते हो। ठीक है, एक होता है एस डी जिसको आप लोग स्टैंडर्डाइजेशन, एक होता है वेरिएंस जिसको आप स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके एक मेन पैरामीटर होते हैं, इसके दो मेन पैरामीटर होते हैं, एक्स बार और स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। एरिया प्रॉपर्टी आपको पता है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी लिख दी, इसमें से नोट पूछा है तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है भैया, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। देखो अपन ने अभी पढ़ा है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आंसर ठीक है, मीन मीडियन मोड बराबर है, ये भी ठीक है, यूनी मॉडल है, ये भी ठीक है, तो कौन से वाला गलत है भाई मेरे, गलत है, एस डी इज द सोल पैरामीटर। अभी तो अपन ने कहा है दो मेन पैरामीटर होते हैं इसके, एक होता है हमारा एस डी और एक होता है मीन, दो सोल पैरामीटर होते हैं ना कि एक पैरामीटर होता है। ठीक है जी, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा जो, उसको अपन ने लगभग पूरा रिवीजन लगा दिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल हाइट वेट की स्टडी करने के काम आता है। इसको डिस्कवर किया था अब्राहम डी मोविर ने 1733 में। ठीक है, इसको रीडिस्कवर करने का काम किया लैपलेस और कार्ल गोज ने। ठीक है, इसी वजह से इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। फिर इसका फॉर्मूला पढ़ाया, P इंटू एक्स बराबर स्मॉल एक्स बराबर में 1/स्टैंडर्डाइजेशन स्क्वायर रूट इंटू में 2, स्क्वायर रूट के अंडर है 2 पाई इंटू में ई की पावर है -1/2 इंटू में एक्स माइनस एक्स बार बाई में स्टैंडर्डाइजेशन सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने आपको, इसकी रेंज बताई -∞ टू +∞। ठीक है, फिर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्वार्टाइल Q3 माइनस m बराबर m माइनस Q1, फिर QD बराबर 2/3 SD। ठीक है, और MD बराबर 4/5 SD, ये बताया, फिर इनको सोल्व करके दिखाया आपको मैंने। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है जी, हाँ जी, ऐसे हम लोग करने वाले हैं। क्या आपको इसका आंसर पता चला अब? हाँ जी सर। बोल के नहीं पता चलेगा, कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके, अगला सवाल है प्रोबेबल एरर क्या होता है। ठीक है, देखो पहली बात तो प्रोबेबल एरर जो टर्म है, ठीक है, ये कोरिलेशन से जुड़ी हुई है, कोरिलेशन से जुड़ी हुई है। अब ये काम क्या आती है, ठीक है, ये काम आती है, ठीक है, हेल्प टू चेक, हेल्प टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हाँ जी, जो हमारा कोरिलेशन है, प्रोबेबल एरर है, ये चेक करने का काम आता है, हेल्प टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय में √n। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हो गया आपका प्रोबेबल एरर का।
ठीक है, अगर मैं इसके सामने से 0.6745 हटा दूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस आर स्क्वायर बाय रूट एन स्टैंडर्ड एरर का। तो प्रोबेबल एरर के फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0.6745 इनटू स्टैंडर्ड एरर कर दूं तो वो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला बन जाएगा। प्रोबेबल एरर किस तरीके से यूज किया जाता है? हेल्प टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रिलायबिलिटी चेक करने के काम आता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय रूट एन। ठीक है, अगर इसके आगे से 0.6745 हटा दूं तो फॉर्मूला बन जाता है स्टैंडर्ड एरर का। तो हम लोग प्रोबेबल एरर के फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो बनेगा पहले वाला ऑप्शन। ठीक है जी, 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय में रूट एन। ठीक है, रूट एन का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ये क्या, पीडीएफ कैसे रूट गई? एक सेकंड होल्ड करना आप। हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है तो कमेंट करना प्लीज। हाँ जी, प्रोबेबल एरर का मैंने आपको समझाया कि प्रोबेबल एरर जो है वो हमारा क्या चेक करने के काम आता है। ठीक है, ये हमारा रिलायबिलिटी चेक करने के काम आता है। हेल्प टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, फिर मैंने प्रोबेबल एरर का आपको फॉर्मूला बताया कि 0.6745 ठीक है इनटू 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आपका प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे से 0.6745 हटा दूं तो 1 माइनस आर स्क्वायर बाय रूट एन स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबल एरर इस तरीके से भी लिख सकते हो 0.6745 इनटू स्टैंडर्ड एरर भी हो सकता है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगले में कहता है इफ ऑन ए परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां पे आएगा इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ऑफ बोथ लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन। ठीक है, आप क्या करते हो, लेस देन और मोर देन, आपको पता है कि लेस देन ऐसे टाइप में जाता है, मोर देन ऐसे टाइप में जाता है। ठीक है, तो यह जहां पर कट करेगा यहां पर क्या निकलता होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यहां पर हमारा क्या निकलता होता है, हम लोग क्या निकालते होते हैं, मीडियन निकालते होते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है हमारा, जब लेस देन मोर देन कर्व को हम लोग जहां पे कट करता है वहां पर क्या निकलता है, मीडियन निकलता है। ठीक है, वैसे तो ये आपके पेपर में नहीं आते पंजाब पीजीटी में, परंतु नेट में आते हैं। ये स्केल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, इंटरवल स्केल, इसकी पहचान क्या है, ध्यान रखना कि जो नॉमिनल स्केल होता है, ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मल नंबर होते हैं जैसे क्लासरूम रोल नंबर। ठीक है, अब ऑर्डिनल क्या होगा, और चीजें ऑर्डर में होंगी, छोटा बड़ा की बात होगी। ठीक है, जैसे रिच, मिडल,
पुअर, ठीक है। कांट मेजर द डिस्टेंस, सवाल पूछता है कि क्या हम लोग ऑर्डिनल में डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कांट मेजर द डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इंटरवल क्या होता है, जिसमें पूरा इंटरवल होता है, ठीक है, इसके अंदर प्लस माइनस को यूज करते हैं और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस, कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे किसी भी चीज का इंटरवल लगा लो, ठीक है। रेशो क्या होता है, रेशो में हम लोग प्लस मल्टीपल डिवाइड यूज करते हैं, ठीक है। इसमें इसको बोला जाता है जीरो एज ए बेस। साइन न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर देने हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। वो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा भैया, नॉर्मल करेगा, नॉमिनली होगा। क्लास रोल नंबर जैसे हम लोग न्यूमेरिकल देते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स देते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, नॉमिनल होगा। ऑर्डिनल में क्या होगा, ऑर्डिनल में अपन ने पढ़ा कि मेजरमेंट नहीं कर सकते डिस्टेंस को, ठीक है, छोटा बड़ा ऑर्डरिंग हो जाएगी। इंटरवल में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग ये देखते हो कि टेम्परेचर दिखाता है कि हाँ जी मिनिमम रहने की संभावना 22 और मैक्सिमम जाने की संभावना है 36, डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है, ठीक है। रेशो क्या होता है, रेशो जीरो एज ए बेस इसमें काउंट किया जाता है, इसमें मल्टीपल डिवाइड इन सबके गुण रेशो में होते हैं, ठीक है। अगला सवाल आता है, द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच इज हैज ऑर्डर डिस्टेंस एंड यूनिक ओरिजिन इज नोन। यूनिक ओरिजिन का मतलब है जीरो एज ए बेस, तो वो किसमें था भैया, वो रेशो स्केल में था, अभी अपन ने पढ़ा था। इसमें क्या होगा, रैंकिंग देते हैं चीजों को, ठीक है। इंटरवल में मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग डिस्टेंस की, इसमें नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें जीरो एज ए बेस होता है, मल्टीपल डिवाइड सारी चीजें यूज होती हैं। देखो ऑर्डर भी होता है इसमें, डिस्टेंस भी होते हैं, यूनिक ओरिजिन एज ए बेस भी होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो आप सभी को पता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, ओजीव कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा, इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा द क्लास हैविंग इट्स अपर इज ट्रीटेड एज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट नंबर, ठीक है। चलो पहले हम चारों को पढ़ लेते हैं। ओपन एंडेड सीरीज कौन सी होती है, ठीक है। ओपन एंडेड क्लास वो होती है जो लेस देन पे शुरू होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूं लेस देन 10, 20, 20 से 30, ठीक है। एंड अबव पे खत्म हो जाती है, भी इतने से अबव, ठीक है। क्लोज्ड कौन सी होती है, जो 0 से 10, मान लो 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, ठीक है। फिर लिख देता 30 एंड मोर, ठीक है। एक्सक्लूसिव कौन सी होती है, जिसमें पहले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट बन जाती है, ठीक है। इंक्लूसिव कौन सी, जिसमें पहले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट नहीं बनती, ठीक है। अब एक चीज सवाल पूछा जाता है कि कौन से वाली सीरीज में लेस देन और अबव की सिचुएशन होती है। देखो लेस देन इसमें भी नहीं पता फ्रीक्वेंसी और इसमें भी अंतिम फ्रीक्वेंसी नहीं पता होती, तो उसका आंसर तो बनेगा ओपन एंडेड सीरीज। परंतु यहां पर क्या है कि अपर लिमिट को क्या मानोगे, लोअर लिमिट मानोगे नेक्स्ट की, तो यहां पर क्या आंसर क्या होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज होगा, ठीक है जी। ओके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी अपन ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उसमें तो 16 पैरामीटर थे, एक था एसडी और एक था एक्स बार, ठीक है। अब उनकी वैल्यू क्या होती है, किसके ऊपर, फॉर ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड एसडी। देखो मीन और एसडी में क्या होता है, मीन की वैल्यू 0 होती है और एसडी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये सवाल यूजीसी में भी पूछा गया है, ठीक है। जो आपका म्यू या मीन है उसकी वैल्यू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 और एसडी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। हाँ जी, अब आ गया ये टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के बारे में काई स्क्वायर, एनोवा, जेट टेस्ट, टी टेस्ट। देखो जेट टेस्ट क्या होता है, लार्ज सैंपल टेस्ट होता है, इतना आपको पता है। जेट टेस्ट आपका क्या होता है, ठीक है, लार्ज सैंपल टेस्ट होता है। जब सैंपल साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो तो लार्ज सैंपल टेस्ट होता है।
टी टेस्ट कौन सा होता है? स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है। ठीक है, जब सैंपल साइज आपका किससे कम हो, लेस देन 30 हो, तो टी टेस्ट होता है। ठीक है, टी टेस्ट को आप लोग स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जेड टेस्ट में की पहचान क्या होती है? इन दोनों में फर्क क्या होता है? टी और जेड में, जेड में एसडी नॉन होता है। ठीक है, टी में एसडी नॉन नहीं होता, जेड टेस्ट में एसडी नॉन होता है। ठीक है, काई स्क्वायर के बारे में आपको पता ही है कि ये किसकी बात करता है? एट्रीब्यूट्स की बात करता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की बात करता है। उसके बाद एट्रीब्यूट के साथ ये बात करता है, हमारी गुडनेस ऑफ फिट की बात करता है। गुडनेस ऑफ फिट एट्रीब्यूट्स की बात करता है। ठीक है, ये वेरिएंस की बात करता है। ठीक है, तो इसको मिला लिया जाए। अब मिलाएंगे कैसे भैया? जो काई स्क्वायर है ये टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट की बात करता है। ठीक है, जो हमारा एनोवा है, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू अमंग मोर देन टू सैंपल की बात करेगा तो एनोवा बात करेगा। ठीक है, अब अगर टेस्टिंग द लार्ज सैंपल की बात कौन करेगा? लार्ज सैंपल की जेड टेस्ट करेगा। ठीक है, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन टू सैंपल साइज, स्मॉल आएगा यहां पर। ठीक है, तो टी टेस्ट बात करेगा। तो मैचअप हो गया। काई स्क्वायर किसकी बात करता है? गुडनेस ऑफ फिट की बात करता है। मोर देन टू सैंपल ग्रुप की बात करेगा, मीन वैल्यू ऑफ अमंग मोर देन टू सैंपल ग्रुप, एनोवा। एनोवा की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जेड टेस्ट लार्ज सैंपल टेस्ट होता है, सैंपल साइज ग्रेटर देन 30, इसमें एसडी नॉन होता है। टी टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है, सैंपल साइज लेस देन 30 होता है, इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें जो एसडी होता है वो नॉन नहीं होता। यहां तक की बात जच गई होगी। 10वां सवाल, अभी आप सारा सवाल करके आए हैं। नोट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, बेल शेप्ड भी होता है, मीन मीडियन मोड भी होता है, टोटल एरिया कवर द फॉर नॉर्मल वन भी होता है। टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ द डायरेक्शन टचेस, टच करती थी? नहीं करती थी भैया, तो कौन से वाली नहीं है? यही है, अभी अपन ने पढ़ी थी। बेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है, मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, टोटल एरिया एक के बराबर होता है, तो कौन सी वाली नहीं है? एक पढ़ी थी एसिम्प्टोटिक टू द एक्सेस, भाई एक्सेस को टच नहीं करता, क्यों? तो कहता है टच करता है, परंतु यही वाली हमारी क्या है? प्रॉपर्टी नहीं है। अगला सवाल, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन अनबाइज्ड estimate and the corresponding population parameter is called sampling error। ठीक है, ये क्या कहता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अनबाइज्ड एस्टिमेट, जो भी एस्टिमेट आपने लगाया वो अनबाइज्ड है। ठीक है, एंड कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन भी, जो आपने एस्टिमेट लगाया उसकी आपने तुलना जो कोरस्पॉन्डिंग गिवन पॉपुलेशन थी उससे की, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? सैंपलिंग एरर कहलाता है। ये बात सही है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, भैया नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। स्टेज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, तो ये फॉल्स है। जो हमारा स्टेटमेंट 1 वो क्या कहता है कि एब्सोल्यूट होता है पूरा पूरा डिफरेंस। जैसे मैं आपसे पूछूं 10 और 20 के बीच में डिफरेंस, तो आप कहोगे 10, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अनबाइज्ड एस्टीमेट, जो एस्टीमेट आपने लगाया, और जो कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन का एस्टीमेट था, गिवन एस्टीमेट था, उन दोनों का डिफरेंस सैंपलिंग एरर कहलाता है। बात जच गई है। ठीक है, और मल्टी स्टेज तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होती। अब नॉन प्रोबेबिलिटी की बात आई है तो नॉन प्रोबेबिलिटी वाले के नाम हम लोग याद कर लेंगे। पहली है कन्वीनियंस, दूसरी है जजमेंट, चौथी है डायमेंशनल। ठीक है, पांचवी है एक्सटेंसिव, छठी है स्नोबॉल। ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। अब प्रोबेबिलिटी वाली कौन सी होती है? प्रोबेबिलिटी वाली होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग।
ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बाद हमारी होती है सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर, पांचवी मल्टी स्टेज। ठीक है, जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, ये पढ़ाई थी विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। ये विद रिप्लेसमेंट हो सकती है और विदाउट रिप्लेसमेंट हो सकती है। यहां से ये सवाल पूछ बन सकता है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ये सारे के सारे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। अब नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस, जजमेंटल, कोटा, डायमेंशनल, एक्सटेंसिव और स्नोबॉल, ये कहां आते हैं? हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आते हैं। ठीक है, अगली बात आ गई 12 नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। झूठी स्टेटमेंट बताओ भैया। साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज सेम। रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करता है ये bxy byx। देखो, जो साइन पहले वाले का होगा, जो भी आप कैलकुलेट करोगे पहले, वही साइन दूसरे का होगा, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, 16 आने सही है। अगला कहता है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। अभी जो मैंने रिग्रेशन कोफिशिएंट लिखे हैं ना, इनका ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है कि bxy और byx को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिग्रेशन कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये बात भी सही है। अगली बात, द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर एसडी। ठीक है, वो भी कोरिलेशन कहलाता है। हम लोग फॉर्मूला पढ़ते होते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई बाय में एस डी इंटू में वाई। ठीक है, ये भी हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है? गलत है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कोरिलेशन ओरिजिन से भी और स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। ओरिजिन में बताया हुआ है कि भैया क्या आता है, प्लस माइनस आते हैं। स्केल में क्या आता है, मल्टीपल और डिवाइड आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी सीरीज में कांस्टेंट नंबर से प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो आपके कोरिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? आंसर नंबर 4 हुआ हमारा। ठीक है, तो चलो इसी पार्ट पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया जो अभी समझाया। रिग्रेशन कोफिशिएंट दे रखे हैं आपके 0.0 वाले को bxy मान लिया, इसको byx मान लिया। तो अभी आपको मैंने सिखाया है कि r कैसे निकलता है। r निकलता है byx इंटू bxy, सारे का स्क्वायर रूट। आपको गिवन है 0.8, 0.2 कर दिया मल्टीप्लाई, 0.16, आंसर क्या आ गया? 0.4। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका कोरिलेशन निकल गया। हाँ जी, देखो, व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ओनली बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। अब जिसको क्वांटिफाई ना किया जा सके वो कौन सी हो जाएंगी? क्वालिटेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वालिटेटिव के लिए कौन सी क्लासिफिकेशन होगी? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफिकल कौन सी होगी? क्रोनोलॉजिकल टाइम वाली होगी, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वाली होगी। ठीक है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स वाली होगी। ठीक है, ज्योग्राफिकल प्लेस, स्थान के अकॉर्डिंग होगी। हाँ जी, एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट का मतलब क्या है? देखो, अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा वाला ग्राफ बनाया। ठीक है, यहाँ पर जो ये है, ये टेल्स हैं इसकी, ये टू टेल्स हैं, मतलब एक टेल ये, एक टेल ये, टू टेल्स होगी। ठीक है, तो अंडर टू टेल टेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर जेड टेस्ट के अंडर वैल्यू बतानी है। ठीक है, 1% पे मैंने आपको लिखवाया हुआ है। जेड टेस्ट में सबसे पहले आपको बताया हुआ है टू टेल टेस्ट। ठीक है, टू टेल टेस्ट में 5%, 1%। तो 5% पे वैल्यू होती है 1.96। ठीक है, 1% पे होती है 2.58। वन टेल टेस्ट में, ठीक है, वन टेल टेस्ट में होती है 1.645।
ठीक है 2.33। ठीक है, तो पूछा क्या है, इसने पूछा है टू टेल टेस्ट की वैल्यू पूछिए 1% पे, तो आंसर आ जाएगा 2.58। ठीक है, तो यहां पर एक बात है, ये 5% क्या है बच्चों, ये 5% 1% है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस याद करिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को याद करवाया था अल्फा। अल्फा क्या होता था बच्चों, अल्फा होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती थी, वो कहलाती टाइप 1 एरर कहलाती थी। ठीक है, टाइप 1 एरर को भैया हम लोग डिनोट करते थे अल्फा से। अल्फा क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसका मतलब ये 5% चांस ऐसे हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5% के अलावा जो 95% बच गया वो हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया वो हमारा, वो क्या हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया हमारा। ठीक है जी, यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी, बढ़िया समझ में आ रही है कहानी यहाँ पे? जी सर। आपकी आवाज मेरे को सुनाई नहीं देती, आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर को हम लोग डिनोट करते थे बच्चों अल्फा से। अल्फा को हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये 5% वैल्यू क्या है, हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब क्या हुआ है कि 5% लेवल हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग नल हाइपोथेसिस जो कि ट्रू है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो 95% लेवल हम कॉन्फिडेंस पे खड़े हैं कि हमारी बात सही है। तो हमारा जो 1% लेवल है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उस पर टोटल टेस्ट की वैल्यू कितनी है, 2.58 है। 5% पे पूछता तो 1.96 थी, ये टू टेल टेस्ट की वैल्यू है। वन टेल में क्या होगा, 5% पे 1.64, 1% पे 2.33। एक बात और आपने नोटिस करी हो यहाँ पर, देखो परसेंटेज कम है वैल्यू ज्यादा है, कम परसेंटेज पे वैल्यू ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है वैल्यू कम है। चलो आगे क्या कहता है, टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन, एसडी इज ए पार्ट ऑफ। अब एसडी के डिफरेंस वाला मामला किसमें आता था, देखो एसडी का जब डिफरेंस अपन ने पढ़ा था, ठीक है, वो पढ़ा था जेड टेस्ट में। जेड टेस्ट आपको पता है क्या है, लार्ज सैंपल टेस्ट है। जब सैंपल साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होता है, इसमें एसडी क्या होता है, नोन होता है, पता होता है। टी टेस्ट आपको बताया, स्मॉल सैंपल, ठीक है, सैंपल साइज लेस देन क्या हो, 30 हो। इसमें एसडी नॉन नहीं होता, इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग। स्टूडेंट टी टेस्ट इसका पेन नेम है। ठीक है, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अभी आपने पढ़ा था मोर देन 2 सैंपल, मीन ऑफ मोर देन 2 सैंपल की बात करता है कौन, एनोवा। काई स्क्वायर अपन ने पढ़ा था गुडनेस ऑफ फिट की बात करता था। ठीक है, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी है। ठीक है जी, चलो अगला सवाल, इतनी बातें मैंने बताई, अगला सवाल आता है एसडी किसमें नॉन होता है, अभी बता के हटा हूं, एसडी किसमें नॉन होता है, जेड टेस्ट में नॉन होता है। ठीक है, अगली बात बहुत आसान, गुडनेस ऑफ फिट की बात कौन करता है, आप लोग कह दोगे जी काई स्क्वायर करता है। ठीक है, उससे भी अगली बात आपको पता ही है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी की बात भी कौन करता है हमारी, ठीक है, काई स्क्वायर करता है। इंडिपेंडेंट सैंपल के केस में काई स्क्वायर इसकी बात करता है, काई स्क्वायर का सैंपल होता है एक्स की स्क्वायर जैसा। ठीक है, इसको हम लोग काई स्क्वायर बोलते हैं, बहुत से लोग इसको ची स्क्वायर भी बोलते हैं। काई स्क्वायर होता है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी की बात कौन करता है, काई स्क्वायर करता है, वो इंडिपेंडेंट सैंपल के केस में बात करता है। इंडिपेंडेंट सैंपल का मतलब क्या है कि दूसरी बार निकाला गया सैंपल पहले सैंपल से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। अगला सवाल, अब कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट आ गया। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज आइडियल मेजर
ऑफ कोरिलेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन, क्योंकि इसमें मीन भी यूज करते हैं और एसडी भी यूज करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ठीक है जी। कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ आइडियल मेजर क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें मीन और एसडी दोनों यूज किए जाते हैं। हे लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं इसके हमारे, ठीक है, लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं। जो आर अपन ने अभी निकाला था, ठीक है, उस समय अपन ने क्या किया था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, इसमें अपन ने जो कोवेरिएंस निकालोगे आप लोग, ठीक है, तब मीन का भी यूज कर लोगे, एसडी अपन ने यूज कर ही लिया। ठीक है, खतरनाक सवाल अगले वाला, कोफिशिएंट ऑफ एलियनेशन बताओ मेरे को। देखो तीन चीजें होती हैं, ठीक है, देखो पहले नंबर पर हमारा आता है कोरिलेशन, इट इज डिनोटेड बाय आर। सेकंड होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय माय टोटल वेरिएंस। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है आर स्क्वायर से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि टोटल का जितने परसेंट हिस्सा नॉन वेरिएबल की सहायता से बदलता है, टोटल का जितने परसेंट हिस्सा नॉन वेरिएबल की सहायता से बदलता है, उसको कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहते हैं। तीसरा कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, ठीक है, वो होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय में टोटल वेरिएंस। भाई टोटल का कितने परसेंट हिस्सा, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल की सहायता से बदलता है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। ठीक है, चौथा आता है कोफिशिएंट ऑफ एलियनेशन, जो आपका सवाल है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है 1 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, कोरिलेशन आर से डिनोट किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर से, फॉर्मूला एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस, नॉन डिटरमिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर से, फॉर्मूला अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस। एक्सप्लेन्ड वेरिएंस वाले का मतलब है टोटल का कितने परसेंट हिस्सा एक्सप्लेन्ड वेरिएंस की सहायता से या एक्सप्लेन्ड वेरिएबल की सहायता से पता चलता है। और यहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल का मतलब क्या है कि कितने प्रतिशत हिस्सा जो वेरिएबल हमें नहीं पता है अननोन वेरिएबल की सहायता से बदलता है, उसको 1 माइनस आर स्क्वायर से। ठीक है, तो ये क्या कोफिशिएंट ऑफ एलियनेशन कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए जी आज का आखिरी सवाल करेंगे। द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिनोटेड बाय, पावर ऑफ द टेस्ट बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है, पावर ऑफ द टेस्ट होती है 1 माइनस बीटा। ठीक है, अब 1 माइनस बीटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, ठीक है, अ फॉल्स हाइपोथेसिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए फॉल्स हाइपोथेसिस को हम लोग पावर ऑफ द टेस्ट कहते हैं, 1 माइनस बीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको टाइप 2 एरर भी कहते हैं, सॉरी टाइप 2 एरर नहीं होता ये, इसको 1 माइनस टाइप 2 एरर कहते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ द टेस्ट क्या हो जाएगी, 1 माइनस बीटा हो जाएगी। ठीक है, पावर ऑफ द टेस्ट आपसे पूछे तो 1 माइनस बीटा होती क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए फॉल्स हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको हम लोग कैसे नोट करते हैं, 1 माइनस टाइप 2 एरर से भी करते हैं। अब टाइप 2 टाइप 1 एरर की बात आ गई तो वो करके हम लोग समापन करते हैं। ठीक है, अब टाइप 1 एरर क्या होता है, ठीक है, अब आपकी नल हाइपोथेसिस है, जब नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो गई,
तो टाइप 1 एरर, ठीक है। अगर आपकी नल हाइपोथेसिस, इसको डिनोट करेंगे हम लोग, अगर नल हाइपोथेसिस टाइप 1 एरर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, उसको हम लोग टाइप 1 एरर कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, रिजेक्ट कर दी, तो ये इनकरेक्ट डिसीजन है, ये क्या है, इनकरेक्ट डिसीजन है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, एक्सेप्ट कर लेते, ट्रू थी एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते, ट्रू थी एक्सेप्ट कर लेते, तो वो करेक्ट डिसीजन होता, ठीक है। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 माइनस अल्फा से। टाइप 2 एरर क्या होता है, ठीक है। टाइप 2 एरर द प्रोबेबिलिटी ऑफ accepting a false null hypothesis, ठीक है। फॉल्स नल हाइपोथेसिस को क्या करना, एक्सेप्ट करना, क्या कहलाता है, तो यहां पे भी ये क्या आ गया, इनकरेक्ट डिसीजन हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस क्या कहलाता है, टाइप 2 एरर कहलाता है, इसको डिनोट किया जाता है बीटा से, ठीक है। अगर फॉल्स थी, ठीक है, फॉल्स थी, रिजेक्ट कर देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस क्या कहलाती है, हमारा करेक्ट डिसीजन हो जाता। तो करेक्ट डिसीजन को हम लोग डिनोट करेंगे 1 माइनस बीटा से। 1 माइनस बीटा को मैंने अभी बताया है आपको, क्या कहते हैं, पावर ऑफ द टेस्ट, जिसको अपन ने अभी पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना क्या कहलाता है, टाइप 2 एरर। 1 माइनस बीटा कहलाता है, टाइप 2 एरर बीटा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं समापन करेंगे।